प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी पेडागोजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अक्सर पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, चाहे वो टेट का पेपर हो, सी-टेट का पेपर हो या फिर अन्य हिंदी की परीक्षाएँ हो, उन सभी में ही पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी से संबंधित हम आपके लिए लेकर आए हैं क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षण के समझ स्तर का प्रमुख प्रस्तावक कौन था? तो शिक्षण के समझ स्तर का प्रमुख जो प्रस्तावक है वो है मॉरिसन। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। शिक्षण के 3 अलग-अलग स्तर हैं, जो 3 स्तरों पर उत्तरोत्तर होते हैं। शिक्षण का स्मृति स्तर, शिक्षण का समझ स्तर और शिक्षण का चिंतन स्तर। और शिक्षकों को विद्यार्थियों के विकासात्मक चरण को ध्यान में रखना चाहिए ताकि वांछित शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। ये शिक्षण की जो है एक परिभाषा है। इसके बाद प्रभावी ढंग से जो है शिक्षण के 3 स्तर हैं। पहले है स्मृति स्तर। शिक्षण का स्मृति स्तर जो है जॉन एफ हार्वर्ड द्वारा प्रतिपादित किया गया है। और शिक्षण के स्मृति स्तर पर जो है सीखने सिखाने की प्रक्रिया स्मृति पर आधारित एक उद्दीपन प्रतिक्रिया मात्र है। और उद्दीपन अर्थात विषय को कर लिया जाता है और इसके बाद जो है रट्टा मारकर याद किया जाता है। प्रतिक्रिया याद की गई सामग्री होती है और इसमें जो है तथ्यात्मक जानकारी को याद रखना शामिल है। यह सबसे कम विचारशील तरीका है क्योंकि यह रटने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करता है और शिक्षक सीखने की याद, मान्यता और प्रतिधारण पर जो है ध्यान केंद्रित करता है। और शिक्षक जो है ज़्यादातर इसे प्राथमिक कक्षाओं में व्याकरण, अंकगणित, वर्तनी आदि के बुनियादी कौशल सिखाने के लिए जो है नियोजित करते हैं। इसके बाद है समझ का स्तर। समझ का स्तर जो है शिक्षक का समझ स्तर जो है एच.सी. मॉरिसन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और ये स्तर जो है विषय के अर्थ को समझने और समझने पर केंद्रित है। इसमें जटिल विषयों को चरणों के तार्किक क्रम से जोड़ना शामिल है। इसके बाद है चिंतनशील स्तर। शिक्षण का चिंतनशील स्तर जो है हंट द्वारा प्रतिपादित किया गया था और इसका तात्पर्य जो है वो शिक्षार्थियों की ओर से उच्चतम स्तर की विचारशीला से है। इसमें किसी पर समस्या को समझने की वैज्ञानिक विधि शामिल है और ये कठिन समस्या का समाधान खोजने के लिए समस्या समाधान दृष्टिकोण का उपयोग करता है। शिक्षण का ये स्तर जो है आमतौर पर कॉलेज विश्वविद्यालय स्तर पर नियोजित होता है। तो इसमें जो है विकल्प जो है ऑप्शन नंबर 1 जो इसका सही आंसर था मॉरिसन। मॉरिसन ने जो शिक्षण का समझ का स्तर दिया है, तो मॉरिसन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र क्या है? अध्यापन का एक तरीका और प्रथा है। शिक्षा शास्त्र में अध्यापन शैली, अध्यापन सिद्धांत और प्रतिपुष्टि मूल्यांकन सम्मिलित होते हैं। शिक्षा शास्त्र में कक्ष में पाठ्यक्रम विषय वस्तु को संपादित करने की शैली शामिल है या फिर शिक्षा शास्त्र में वांछित है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की आयु भिन्नता एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु की प्रकृति से प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो इनमें से अगर सही उत्तर जो होगा, नीचे कुछ विकल्प दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बी और सी इसका सही आंसर है। ए अध्यापन का एक तरीका और प्रथा है शिक्षा शास्त्र। और शिक्षा शास्त्र में अध्यापन शैली, अध्यापन सिद्धांत और प्रतिपुष्टि मूल्यांकन सम्मिलित है। और शिक्षा शास्त्र में जो है कक्षा के पाठ्यक्रम विषय वस्तु को संपादित करने की शैली शामिल है। तो ये तीनों ही इसके सही विकल्प हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, केवल ए, बी और सी। देखिए, शिक्षा शास्त्र शिक्षण और शिक्षा में उपयोग की जाने वाली विधियों और सिद्धांतों को संदर्भित करता है और इसमें शिक्षण और अधिगम का अध्ययन और शैक्षिक अनुभवों के डिजाइन और छात्र अधिगम का समर्थन करने के निर्देश सम्मिलित होते हैं। और शिक्षा शास्त्र में विषयों की एक श्रृंखला
विस्तृत श्रृंखला सम्मिलित है, जिनमें छात्र विकास और अधिगम शामिल है। ये समझना कि छात्र कैसे सीखते हैं, उन्हें क्या प्रेरित करता है और उनके विकास का समर्थन करने वाले निर्देशों को कैसे डिज़ाइन किया जाए, ये इसमें शामिल है। पाठचर्या डिज़ाइन पाठ्यचर्या डिज़ाइन जैसे लक्ष्यों, उद्देश्यों और मूल्यांकन विधियों सहित प्रभावी पाठ्यक्रम का विकास और कार्यान्वयन जो है इसमें शामिल है। इसके बाद है निर्देशात्मक रणनीतियाँ। इसमें जो है निर्देशात्मक रणनीतियाँ बनाई जाती है कि निर्देशात्मक रणनीतियों का चयन करना और उनका उपयोग करना जो छात्रों को संलग्न करती है और उनके अधिगम का समर्थन करती है, जैसे कि परियोजना निर्धारित अधिगम, पूछताछ निर्धारित आधारित अधिगम और समस्या आधारित अधिगम, ये सभी इसमें शामिल है। इसके बाद है कक्षा प्रबंधन, छात्रों के व्यवहार को प्रबंधित करने और अधिगम के अधिगम में छात्रों को शामिल करने के लिए रणनीतियों सहित एक सकारात्मक और सहायक शिक्षण वातावरण बनाना, ये सभी जो है इसमें शामिल है। इसके बाद है आकलन। आकलन से जो है छात्रों के अधिगम का मूल्यांकन करने, प्रतिक्रिया प्रदान करने और निर्देश को सूचित करने के लिए एक आकलन का डिज़ाइन और उपयोग करना इसमें शामिल है। सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ, छात्र अधिगम और अनुभवों को आकार देने में सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भों की भूमिका को समझना जो है ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। और शिक्षा शास्त्र एक गतिशील और विकासशील क्षेत्र है क्योंकि शिक्षक छात्रों के अधिगम और सफलता का समर्थन करने के लिए लगातार नए और अभिनव तरीकों की तलाश करते हैं। तो यही शिक्षा शास्त्र की जो है परिभाषा है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आकलन के उदाहरण है। तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और नीचे कुछ विकल्प दिए गए हैं। प्रतिक्रिया जर्नल्स, पोर्टफोलियो, सत्रांत विशिष्ट परीक्षा और नीचे कुछ विकल्प दिए गए हैं। तो जिसमें सही उत्तर को आपको चयन करना है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। केवल ए और बी। प्रतिक्रिया जर्नल्स और पोर्टफोलियो दोनों ही वैकल्पिक आकलन के उदाहरण हैं। वैकल्पिक आकलन से तात्पर्य जो है छात्र के अधिगम और प्रदर्शन के मूल्यांकन के तरीकों से होता है, जो पारंपरिक मानकीकरण परीक्षणों से परे है। वैकल्पिक आकलन का उद्देश्य जो है छात्र के ज्ञान और कौशल की अधिक व्यापक और सटीक तस्वीर प्रदान करना और सीखने के परिणामों की एक विस्तृत श्रृंखला का आकलन करना जो है वो वैकल्पिक आकलन कहलाता है। और कुछ सामान्य प्रकार के वैकल्पिक आकलनों में निम्न शामिल है। तो इसमें जो है पोर्टफोलियो छात्रों के काम का संग्रह जो समय के साथ जो है विशिष्ट सीखने के लक्ष्यों की प्रगति और प्रवणता को प्रदर्शित करता है। फिर आता है प्रदर्शन आकलन, ऐसे कार्य का प्रयोजन जिसमें छात्रों को वास्तविक दुनिया की स्थितियों में सीखी गई बातों को लागू करने की आवश्यकता होती है। और उसके बाद है परियोजना आधारित आकलन, दत्त कार्यों को छात्रों को जटिल वास्तविक दुनिया की समस्या समाधान में संलग्न होने और उसके सीखने को प्रदर्शित करने के लिए चुनौती देते हैं। फिर आता है स्व आकलन, इसमें प्रतिबिंब गतिविधियां जो छात्रों को उनकी क्षमताओं और कमजोरियों को समझने और सुधारने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करती है। और सहकर्मी आकलन जो छात्र प्रदर्शन और सहयोग को बढ़ावा देने का पर जो है एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए सहपाठियों द्वारा आकलन किया जाता है, तो वो सहकर्मी आकलन होता है। तो ये सभी आकलन जो है इसके अंतर्गत आते हैं। और वैकल्पिक आकलन जो है वो छात्रों और माता-पिता को बहुमूल्य जानकारी प्रदान कर सकते हैं और एक अधिक पूर्ण और सार्थक शैक्षिक अनुभव बनाने में मदद कर सकते हैं। हालांकि छात्रों के सीखने का व्यापक और सटीक आकलन जो है सुनिश्चित करने के लिए पारंपरिक तरीकों के संयोजन में वैकल्पिक आकलनों का प्रयोग करना महत्वपूर्ण है। तो
ये सभी आकलन जो है इसमें आते हैं। तो अगला प्रश्न है, गृह कार्य छात्र को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है, परंतु इसके साथ साथ छात्रों में जो है, तो इसके साथ ये छात्रों में तर्क एवं विचार शक्ति उत्पन्न करता है, घूमने की प्रवृत्ति को कम करता है, विषय वस्तु के ज्ञान का अभ्यास कराता है या थकान उत्पन्न करता है। तो नीचे कुछ तो इसका सही आंसर है, तो ये गृह कार्य जो है विषय वस्तु के ज्ञान का अभ्यास कराता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। गृह कार्य का जो सामान्य अर्थ है वो शिक्षकों द्वारा आदेशित विषय के संबंध में घर पर कुछ लिखित कार्य करना होता है, और व्यापक अर्थ में गृह कार्य का अर्थ छात्र द्वारा अध्ययन किए गए सभी विषयों से संबंधित लिखित या मौखिक कार्य से है, जो कार्य जो है छात्र घर पर करता है। और गृह कार्य जो है वो छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है, इसके साथ साथ जो है छात्रों में विषय वस्तु के ज्ञान का अभ्यास कराता है, क्योंकि विषय वस्तु को आत्मसात करने के लिए विषय में संबंधों और कौशल को पढ़ना और विकसित करना होता है, जो अध्ययन किया उसे संशोधित करना होता है, छात्रों को नियमित रूप से अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना होता है, और छात्रों में स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने की आदत विकसित करना है। और गृह कार्य से जो है छात्र में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का विकास होता है, और अभ्यास और दोहराव के लिए गृह कार्य एक अच्छा साधन है, जिससे ज्ञान में स्थिरता आती है और समझ और कौशल का विकास भी होता है। तो इससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता ही है, परंतु इसके साथ साथ छात्रों में विषय वस्तु के ज्ञान का अभ्यास कराता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण के अग्रिम आयोजक मॉडल में गतिविधि का क्रम है। तो इसका जो आंसर है, अग्रिम आयोजक मॉडल की गतिविधि का जो क्रम है वो है अधिगम कार्य, अधिगम सामग्री की प्रस्तुति, संज्ञानात्मक संगठन का सुदृढ़ीकरण, अग्रिम शिक्षण सामग्री की प्रस्तुति, छात्रों की समस्याओं का स्पष्टीकरण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा CBAD। इनको मतलब सही उस पे सबसे पहले इसमें आता है अग्रिम शिक्षण सामग्री की प्रस्तुति, फिर आता है संज्ञानात्मक संगठन का सुदृढ़ीकरण, फिर आता है छात्रों की समस्याओं का स्पष्टीकरण, और फिर आएगा अधिगम कार्य, अधिगम सामग्री की प्रस्तुति। तो CBAD इस तरह से इसका क्रम निर्धारित होता है। अग्रिम आयोजक मॉडल डेविड आसुबोल द्वारा दिया गया था। डेविड ओसुबेल द्वारा दिया गया था, जो शैक्षिक मनोवैज्ञानिकों में से एक है। और सार्थिक मौखिक अधिगम का ये सिद्धांत 3 सरोकार से संबंधित है, जिसमें ज्ञान पाठ्यचर्या सामग्री को कैसे व्यवस्थित किया जाता है, नई जानकारी को संसाधित करने के लिए मस्तिष्क कैसे कार्य करता है, एक शिक्षक पाठ्यचर्या और अधिगम के बारे में इन विचारों को कैसे लागू कर सकता है जब वे छात्रों को नई सामग्री प्रस्तुत करते हैं। तो इस मॉडल को छात्रों के संज्ञानात्मक संगठन का सुदृढ़ीकरण करने के लिए तैयार किया जाता है। और अग्रिम आयोजक मॉडल में जो है गतिविधि के 3 चरण होते हैं। पहला चरण अग्रिम शिक्षण सामग्री की प्रस्तुति है, और दूसरा चरण जो है अधिगम कार्य या अधिगम सामग्री की प्रस्तुति है, और तीसरा चरण जो है संज्ञानात्मक संगठन का सुदृढ़ीकरण है। इसके बाद तीसरा चरण एक सक्रिय अधिगम की प्रक्रिया लाने के लिए अधिगम सामग्री के मौजूदा विचारों के संबंध का परीक्षण करना होता है। तो ये सभी चरण जो है अग्रिम आयोजक मॉडल के तहत आते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षक के स्तर को समझने में डैश शामिल है। तो शिक्षक के स्तर को समझने के लिए जो है कौशल और अंतर्दृष्टि ये दोनों ही शामिल है। तो ऑप्शन नंबर
2 इसका सही आंसर है। शिक्षण और अधिगम की गतिविधियों को जो है विभिन्न मानसिक स्तर पर जो है सरल मानसिक शक्तियों के उपयोग और अनुप्रयोग से लेकर विभिन्न स्तरों पर आयोजित किया जा सकता है और ऐसे संगठनों को प्रतिष्ठित किया जाता है कि जो और शिक्षण के रूपों और स्तरों के रूप में अंकित किया जाता है। शिक्षण और अधिगम की गतिविधियों के 3 पहचानने योग्य स्तर स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतनशील स्तर हैं। इसके बाद जो है शिक्षण और अधिगम की गतिविधियों को अमूर्तता के विभिन्न स्तरों सरल मानसिक शक्तियों के उपयोग और अनुप्रयोग से लेकर सबसे जटिल अ, तक पर आयोजित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है पढ़ने के विकास के चरणों में जब बच्चा उन तरीकों से अवगत हो जाता है जिसमें अक्षरों को जोड़कर अलग-अलग ध्वनियाँ उत्पन्न की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है शब्दावली चरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। पढ़ने के विकास के चरण जो है वो ऊटा फ्रिट ने जो है लिखित भाषा के अधिग्रहण के चारों चरणों पर जो है एक सिद्धांत दिया जो मुख्य रूप से उसके शोध और अभ्यास के माध्यम से प्राप्त हुआ कि बच्चे कैसे पढ़ना सीखते हैं। इसे वर्णमाला प्रणालियों में पढ़ने के अधिग्रहण के मानक मॉडल के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। सभी पाठक इन सभी चरणों से नहीं गुजरते। उदाहरण के लिए डिस्लेक्सिक विद्यार्थी जो है अक्सर वर्णमाला के चरण में फंस जाते हैं या कभी भी इसमें महारत हासिल नहीं कर पाते हैं और शब्दावली पर आगे बढ़ते हैं और बुनियादी साक्षरता के शिक्षण में जो है संपूर्ण शब्द या देखो और कहो और ध्वन्यात्मकता दोनों का अपना स्थान है लेकिन अंतिम उद्देश्य पाठकों को शब्दावली चरण में लाना होता है। इसके जो लोगोग्राफिक प्रतीकात्मक चरण कहलाता है ये। प्रारंभ में बच्चा जो है शब्दों को किसी अन्य दृश्य वस्तु या प्रतीक की तरह ही संसाधित करता है और उन्हें तुरंत पहचान लेता है और इस प्रकार जो है सीमित संख्या से परिचित पूरे शब्दों की पहचान उनके अपरिष्कृत दृश्य विशेषताओं जैसे आकार और या आकार के माध्यम से की जाती है। उदाहरण के लिए उनका नाम, करीबी परिवार के नाम, दुकानें, मैकडॉनल्ड्स के लिए एम जैसे सामान्य संकेत और इस स्तर पर बच्चे इस बात से अवगत नहीं होते हैं कि अलग-अलग अक्षर और अक्षर संयोजन विशिष्ट ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बाद वर्णमाला इस अवस्था में जो है बच्चों को अन्य वस्तुओं या प्रतीकों से भिन्न प्रारूपों में शब्दों को दृष्टिगत रूप से प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है और अक्षर ध्वनि संबंध की अवधारणा विकसित होती है। बच्चा स्वरों का जो है स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करता है, अक्षरों के साथ उनके मेल और उन ध्वनियों को शब्दों से कैसे मिलाता है कि सी ए एट सी ए टी जो है वो कैट बनता है। इस तरह से अक्षरों को मिलाना जो है वो सीखता है और अक्षर क्रम और ध्वन्यात्मक कारक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पाठक शब्द आरंभ कौशल विकसित करना शुरू करते हैं और अपरिचित और यहाँ तक कि अर्थहीन शब्दों की व्याख्या करना शुरू कर देते हैं। इस बात पर कुछ विवाद है कि क्या बच्चे प्राकृतिक विकास के भाग के रूप में इस स्तर तक पहुँचते हैं या क्या पढ़ने के लिए सीखने की क्रिया वर्णमाला कौशल के विकास को उत्तेजित करती है और दूसरे शब्दों में गैर पाठकों को ध्वनिग्राम जागरूकता विकसित करने की आवश्यकता होगी या वे साक्षरता विकास कौशल विकसित करने करके ऐसा करने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं। इसके बाद है शब्दावली। ये चरण तब आता है जब पाठकों को नियमित रूप से शब्दों को बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं होती है लेकिन वे बड़ी संख्या में शब्दों को स्वचालित रूप से पहचान सकते हैं और तुरंत उसके अर्थ तक पहुंच सकते हैं और उनका मिलान एक आंतरिक शब्दकोश से कर सकते हैं जिसे उन्होंने पिछले चरणों में बनाया है और एक ही शब्द के बार बार संपर्क में आने से बच्चे को पूरे शब्द के लेखिक अनुक्रमों को एक शब्द संग्रह में संग्रहित करने में सक्षम बनाता है और ये ध्वन्यात्मक विश्लेषण की तुलना में बहुत तेज प्रक्रिया अर्थात शब्दों को ध्वनि करता है
और ये बहुत ही तेज़ प्रक्रिया है। कुशल पाठक वे हैं जो इस स्तर तक पहुँच चुके हैं और वे उन्हें केवल अपरिचित शब्दों को ध्वनि करने की आवश्यकता है। इसलिए जो है पढ़ने के विकास के चरणों में जब बच्चा उन तरीकों से अवगत हो जाता है जिसमें अक्षरों को अलग-अलग ध्वनियों के लिए जोड़ा जाता है, तब उसे शब्दावली चरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों की सूची में उन लोगों की पहचान करें जो शिक्षण के संवादात्मक चरण से संबंधित है। अपने उत्तर को इंगित करने के लिए कोड से चयन करें। तो यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं और नीचे कुछ कोड दिए गए हैं। सबसे पहले है शिक्षक तय करता है कि उसे क्या पढ़ाना है। शिक्षक सीखने के कार्यों का आयोजन करता है और उन्हें निगरानी करता है और उनकी निगरानी करता है। शिक्षक एक नियोजित पुनरावृत्ति लेता है। अधिकतम परिणाम निर्धारित किए जाते हैं। शिक्षक छात्रों को अधिकतम कार्य पर और न्यूनतम रूप से कार्य बंद रखता है और शिक्षक सीखने के परिणामों का आकलन करता है। तो ये कुछ कथन है और इसमें नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसकी जो सही ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक सीखने के कार्यों का आयोजन करता है और उनकी निगरानी करता है। तो एक तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। फिर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक एक नियोजित पुनरावृत्ति लेता है और ऑप्शन नंबर ई, शिक्षक छात्रों को अधिगम कार्य पर और निरंतर रूप से कार्य बंद रखता है। तो बी सी ई इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही, अगर कोड मिलाया जाए तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है शिक्षण के अग्रिम आयोजक मॉडल के में गतिविधि का क्रम है। तो इसमें गतिविधि का जो क्रम है वो है ऑप्शन नंबर 2 CABD। CABD। सबसे पहले आता है सी, अग्रिम शिक्षण सामग्री की प्रस्तुति। फिर आता है संज्ञानात्मक संगठन का सुदृढ़ीकरण। फिर आएगा अधिगम कार्य, अधिगम सामग्री की प्रस्तुति और फिर छात्रों की समस्याओं का समष्टीकरण। इस तरह से जो है इसका सही क्रम जो है वो बनेगा। अग्रिम आयोजक मॉडल जो है वो डेविड ऑसुबेल द्वारा दिया गया था, जो शैक्षिक मनोवैज्ञानिकों में से एक है। ये क्वेश्चन जो है वो पहले भी रिपीट हो चुका था, तो इसको आगे देखते हैं। आगे है एक प्रगतिशील शिक्षण दर्शन शास्त्र जो छात्रों को यथास्थिति के भीतर शक्ति संरचनाओं और असमानता के स्वरूपों की परीक्षा करने के लिए चुनौती देता है। किसके द्वारा अग्रेषित किया गया था? तो ये अग्रेषित किया गया था पाउलो फ्रीयरे के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। पाउलो फ्रीयरे जो है आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र के प्रस्तावक थे और मान्यता है कि ये शिक्षण को शिक्षार्थियों को यथास्थिति के भीतर शक्ति संरचनाओं और असमानता के स्वरूपों को देखने के लिए चुनौती देनी चाहिए। और फ्रेयर ने ये याद रखने के महत्व पर बल दिया कि मानव होने का क्या अर्थ है और उसने शिक्षा को दमनकारी संरचनाओं के पुनर्परिवर्तन के स्थान के साधन के रूप में देखा है। और उनका दृष्टिकोण जो है स्नेह, देखभाल और एकजुटता के मूल्यों से उपजा था। और आलोचनात्मक अध्यापन शिक्षा सामाजिक आंदोलन का एक दर्शन है जो आलोचनात्मक सिद्धांत के साथ शिक्षा को जोड़ता है। और आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र शिक्षण है वह दृष्टिकोण जो छात्रों को सवाल करने और वर्चस्व को चुनौती देने और उन पर हावी होने वाली प्रथाओं की मदद करने का प्रयास करता है और ये छात्रों को गंभीर रूप से जागरूक बनने की कोशिश करता है।
आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र में जो है एक अनुशिक्षक अपने स्वयं के ज्ञान का उपयोग छात्रों को परिवारों, स्कूलों और समाज में मौजूद असमानताओं पर सवाल उठाने और चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए करता है। तो ये पाउलो फ्रेरी जो है एक आलोचनात्मक है, उनकी मान्यता के अनुसार जो है उन्होंने शिक्षण की जो है ये इस तरह से जो है परिभाषित किया है। अगला प्रश्न है एक प्रगतिशील शिक्षण दर्शन शास्त्र को दर्शन शास्त्र जो छात्रों को शक्ति संरचनाओं और असमानता के स्वरूपों की परीक्षा करने के लिए चुनौती देता है, उसे किस रूप से जाना जाता है? तो उसे विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। विवेचनात्मक अध्यापन जो है वो एक वैचारिक रूप से प्रगतिशील शिक्षण दर्शन शास्त्र है जो छात्रों को शक्ति संरचनाओं और समानता के स्वरूपों की जांच करने के लिए चुनौती देता है, जिसे कुछ लोग यथास्थिति के रूप में देखते हैं। प्रश्न पूछने के अधिकार से छात्र अपने स्वयं के सीखने पर नियंत्रण रख सकते हैं और विवेचनात्मक रूप में उन विचारों का मूल्यांकन कर सकते हैं जो उन्हें सिखाया गया है। और विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का उद्देश्य जो है वो सत्ता संरचनाओं की जांच में समाजशास्त्री संघर्ष के परिप्रेक्ष्य को लेना है और नस्लवाद, लिंगवाद और असमानता के खिलाफ लड़ाई जैसे प्रगतिशील आदर्शों को बढ़ावा देकर प्रशिक्षक अपने वर्ग में सामाजिक न्याय के मूल्यों को स्थापित कर सकते हैं। एक खुली और स्वीकार करने वाली वर्ग संस्कृति का निर्माण जो है इसका अभिज्ञान कराता है कि लोगों को उनके स्थान पर रखने के लिए सत्ता कैसे काम करती है। सत्ता में बैठे लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि लोगों के श्रम प्रयासों का लाभ उठाने के लिए उन शक्तिशाली संस्थाओं को चुनौती ना दें। तो विवेचनात्मक अध्यापन का यही अर्थ होता है। अगला प्रश्न है एक भाषा कक्षा में यदि एक शिक्षक केवल व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के बीच समानता और अंतर को इंगित कर रहा है, तो उसका शिक्षण किस स्तर पर है? तो उसका शिक्षण जो है वो समझ का स्तर है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। शिक्षण और अधिगम की गतिविधियों को अमूर्तता के विभिन्न स्तरों, सरल मानसिक शक्तियों के उपयोग और अनुप्रयोग से लेकर सबसे जटिल तक पर आयोजित किया जा सकता है। ऐसे संगठनों को प्रतिष्ठित और शिक्षित रूप से रूपों और स्तरों के रूप में जो है वो चिन्हित किया जाता है। शिक्षण और अधिगम की गतिविधियों के 3 पहचानने योग्य स्तर होते हैं। पहला होता है स्मरण शक्ति स्तर, समझ स्तर और चिंतन स्तर। और मॉरिन एल बेगगी ने शीर्ष स्वायत्त विकास के तहत एक और स्तर जोड़ा है। तो ये इनके कुछ विभिन्न स्तर हैं शिक्षण के। अगला प्रश्न है सेट ए में दिए गए मॉरिसन के शिक्षण मॉडल के 5 सोपानों का सेट 2 में इनके विवेचनों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ कुछ मॉरिसन के कुछ मॉडल दिए गए हैं और यहाँ इसके कुछ आंसर दिए गए हैं जिन्हें आपको सुमेलित करना है। तो इस तरह से ये कुछ सुमेलित होगा। अन्वेषण जो है वो इस चरण में शिक्षक छात्रों के प्रवेश स्तर के व्यवहार या पिछले ज्ञान को जानने की कोशिश करता है। प्रस्तुति में जो है विषय वस्तु का अवलोकन किया जाता है और छात्रों के साथ पूरी इकाई की संरचना पर चर्चा की गई है। और आत्मसातीकरण में जो है इस चरण में छात्र विषय वस्तु का गहराई से अध्ययन करते हैं और प्रस्तुत सामग्री को अपने आंतरिक स्व से संबंधित करने का प्रयास करते हैं। संगठन में जो है वो छात्र शिक्षक की मदद के बिना व्यवस्थित तरीके से अर्जित ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं। और पाठ में जो है छात्र द्वारा विषय की मौखिक अभिव्यक्ति से संबंधित है जो उनके द्वारा सीखी गई है और पूरी सामग्री फिर से पर जो है वो फिर से गौर करते हैं। तो इस तरह से इसका जो अगर इसको कूट के तहत जो मिलाया जाए तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न है, गृह कार्य छात्रों को स्वायत्त प्रेमी तो बनाता है। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है। तो ये थे आज के हिंदी पेडागोजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।